हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था हमने। तो आज हम सेकंड करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड और लिक्विड फेसेस दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड फेसेस का सेम वेपर प्रेशर होता है। तो जिस टेम्परेचर पे दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। अब आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो जैसा कि हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी बताया था कि हमने एलिवेशन या फिर चेंज कब नोट करना है, जब हम सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हैं। और सॉल्वेंट में कैसा होगा हमारे पास, वोलेटाइल, और जो हमने सोल्यूट ऐड किया है वो होगा हमारे पास नॉन वोलेटाइल। तो आपका इनिशियली जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उसके बाद आपने नोट करना है कि जब उस वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर ऐड करें तो उसके बाद जो भी फ्रीजिंग पॉइंट आएगा उस सॉल्यूशन का, वो आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो जो हमारा ये ट्रेंड आता है, जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट के। तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया। डिप्रेस मीन्स डिक्रीज हो गया है। तो अब अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, तो अगर हम इस ग्राफ को एक बार देखें तो ये ग्राफ एक्चुअली जैसा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था सेम उसी टाइप से ही है। अगर आप ये दो पोर्शन देखें इसके, पोर्शन इसका बी सी और डी ई। जब आपके पास प्योर सॉल्वेंट था तो जो आपका कर्व है वो है बी सी। जब आपने इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है और सोल्यूट ऐड करने के बाद ये सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन का जो कर्व है दैट इज डी ई और एफ ई। तो यही कर्व हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में किया था। अब हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, इट मीन्स हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा और डिक्रीज करना है। तो जब हम टेम्परेचर थोड़ा और डिक्रीज करते हैं, इस इन कर्व्स को थोड़ा सा और लेफ्ट हैंड साइड में जब प्लॉट करते हैं हम, तो जो बी कर्व है वो आएगा हमारे पास एक्सट्रापोलेट होके ए तक, और जो एफ वाला है वो आएगा डी पे। तो जो पॉइंट आपका डी है, इस डी पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों सेम है। तो ये जो डी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग आपका टेम्परेचर है दैट इज टी एस, एस फॉर सॉल्यूशन, और टी हमारे पास यहाँ है फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो टी एस है दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और बी के कोरस्पोंडिंग जो आपका टी नोट है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब आपके पास सॉल्वेंट अकेला था तब पॉइंट बी पे वो फ्रीज हो गया, दैट इज टी नोट प्योर के लिए। लेकिन जब हमने सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर दिया तो वो टेम्परेचर डिक्रीज होके टी नोट से टी एस पे चला गया। तो इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज टी नोट माइनस टी एस, वो हो गया आपका डेल्टा टी एफ, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम इस कर्व से भी देख सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है टी नॉट, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में है, और जो सॉल्यूशन है जब आपने सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज टी एस। तो जो चेंज इन टेम्परेचर हो गया दैट इज डेल्टा टी एफ, और ये जो डेल्टा टी एफ है दिस इज इक्वल टू टी नोट माइनस टी एस, एंड दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ अब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है दैट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज x2. So this delta TF is directly proportional to x2. x2 is the mole fraction of solute. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एक्स टू,
x2 को अगर हम रिप्लेस करें नंबर ऑफ मोल्स से तो ये बनेगा n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो इसको रिप्लेस करने के बाद आपके पास बन गया Kn2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। और नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप रिप्लेस करेंगे गिवन मास बाय मोलिकुलर मास से, क्योंकि n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, तो n2 आपका हो गया W2 बाई M2, n1 हो गया W1 बाई M1। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो डेल्टा TF आया आपका, दिस डेल्टा TF इज इक्वल टू K W2 बाई M2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस M1 प्लस W2 बाई M2। अब ये जो डेल्टा TF है इसमें हमने सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों कंसिडर किए हुए हैं, लेकिन अगर हम एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो आपकी डिनोमिनेटर में टर्म है W2 बाई M2 वो बहुत कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू W1 बाई M1। इसलिए W2 बाई M2 को हम इग्नोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू W1 बाई M1। तो हमारी जो टर्म है ये रिड्यूस होकर बच जाएगी डेल्टा TF इज इक्वल टू K W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई W1 बाई M1। इसको दोबारा से हमने N2 जो W2 बाई M2 था उसको हमने N2 लिख दिया और डिवाइडेड बाई W1 इंटू M1, और ये आपका बन जाता है मोलैलिटी। दिस डेल्टा TF इज इक्वल टू K M1 इंटू में M। अब K भी कांस्टेंट है और किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए मास भी कांस्टेंट है, इसलिए दोनों कांस्टेंट मिलके K इंटू M1 जो है वो मिलके बनेगा आपके पास KF। दिस इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो आपके पास इक्वेशन बन गया डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब अगर हमने मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो हम लेंगे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू यूनिटी। तो अगर हम M को 1 मोलर सॉल्यूशन लें तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास KF। तो ये जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है इसको हम मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तब आपका जब डेल्टा TF KF के इक्वल हो गया तो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है इट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 या यूनिटी। तो ये था आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम देखेंगे इसका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए किया था कि जब थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करना है तो हमने स्टार्टिंग करनी है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से। और क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है हमारी, ln P नोट बाई P इज इक्वल टू डेल्टा H नोट डिवाइडेड बाई R 1 बाई TS माइनस 1 बाई T नोट। या फिर हम 1-2 की फॉर्म में अगर लिखें तो ये होता है मेरे पास ln P2 बाई P1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से हमने यहाँ स्टार्ट करनी है। हमारा जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगा वो होगा सॉलिड और वेपर्स के बीच में। तो अब इस क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से जब स्टार्ट करेंगे तो हमने यहाँ पे जो T1 T2 था उसको रिप्लेस कर दिया है T नोट और TS से, क्योंकि T1 जो है वो हमारे पास जनरली होता है लोअर टेम्परेचर, और T1 जो लोअर टेम्परेचर यहाँ पे है वो हमारा है लोअर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन का, दैट इज TS। T2 हायर टेम्परेचर और हायर है टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का, इसलिए T2 को हमने रिप्लेस किया T नोट से। और जो प्रेशर है इनके कोरस्पॉन्डिंग दैट इज P नोट और P। ये प्रेशर्स हम जो अभी हमने पीछे कर्व देखा है वेपर प्रेशर टेम्परेचर का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कर्व, तो उससे भी आप देख सकते हो कि TS के जो कोरस्पॉन्डिंग है और T नोट के जो कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर्स है वो P नोट और P है। तो अब जो आपकी इक्वेशन बनेगी दैट इज ln P नोट बाई P इक्वल टू डेल्टा H बाई R इंटू T नोट माइनस TS डिवाइडेड बाई TS इंटू T नोट। अब न्यूमिनेटर में जो ये टर्म आई है T नोट माइनस TS इसको हम लिखेंगे डेल्टा TF, क्योंकि जो T नोट माइनस TS है वो हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल। अब इसमें भी अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडीशन लगाते हैं
तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का TS, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के, यानी कि जो TS है वो अप्रोक्सीमेटली T0 के इक्वल होगा। इसलिए जो न्यूमरेटर में टर्म है TS इंटू T0, उसमें हम TS को T0 के इक्वल ही पुट करेंगे और वो बन जाएगा T0 स्क्वायर। तो इक्वेशन रिड्यूस होकर बन गई आपकी ln P0 बाई P इज इक्वल टू डेल्टा H बाई R इंटू डेल्टा TF बाई T0 स्क्वायर। अब जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कर्व है उसमें हमारा जो ED कर्व है उसमें जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो है सॉल्यूशन वेपर्स के बीच में, जिसको हमने कहा वेपराइजेशन कर्व। अब जो कोरस्पॉन्डिंग D और F पॉइंट है इस कर्व के अंदर, तो D और F में जब पॉइंट D की बात की जाए तो वहाँ पे टेम्परेचर आपका TS है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो P है। पॉइंट F की जब बात करेंगे तो टेम्परेचर आपका T0 है और उसके कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर जो है वो PS है। नाउ अब क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में हमारी इक्वेशन बनी थी ln PS बाई P इज इक्वल टू डेल्टा H बाई R, या इसको डेल्टा HV भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वेपराइजेशन कर्व है, इंटू डेल्टा TF डिवाइडेड बाई T0 स्क्वायर, जहाँ पे जो डेल्टा HV है वो हमारा है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। अब सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए जो हमारा थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप है उसके लिए हम इक्वेशन 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 4 जो हमारी अभी ऊपर आई है ये ln PS बाई P, और इक्वेशन 3 जो हमने अभी लास्ट पेज पे देखी है। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इक्वेशन आ रही है वो है ln P0 बाई P माइनस ln PS बाई P, और राइट साइड में आपके पास हो जाएगा डेल्टा H बाई R इंटू डेल्टा TF बाई T0 स्क्वायर माइनस डेल्टा HV बाई R इंटू डेल्टा TF बाई T0 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में जो नेचुरल लॉग P0 बाई P है इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग P0 माइनस नेचुरल लॉग P, क्योंकि डिवाइड में है तो हम इसको माइनस में अलग अलग लिख सकते हैं। माइनस में ln PS माइनस ln P, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जो दो टर्म्स हैं ln P वाली वो कट होने के बाद बचेगा आपके पास ln P0 माइनस ln PS इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास आएगा डेल्टा TF बाई RT स्क्वायर इंटू डेल्टा HS माइनस डेल्टा HV। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो माइनस वाले टर्म थे उसको दोबारा डिवाइड में जब लिखोगे तो ये आ जाएगा ln P0 डिवाइडेड बाई PS इक्वल टू डेल्टा TF बाई RT0 स्क्वायर इंटू डेल्टा HF, क्योंकि जो डेल्टा HS माइनस डेल्टा HV था दैट इज इक्वल टू डेल्टा HF, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब आपने जो आइडियल सॉल्यूशंस में हमने देखा है कि जो लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर है दैट इज P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू x2, क्योंकि हमारी जो अभी ऊपर इक्वेशन आई है ln की इसको एक बार हमने यही छोड़ना है। इसके बाद हमने जो लोअरिंग वेपर प्रेशर है राउल्ट्स लॉ से वो लिया है P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू x2। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि P0 जो है वो दोनों के नीचे है, P0 के भी और PS के भी, तो इसको जब सेपरेट करेंगे P0 बाई P0 माइनस PS बाई P0 तो ये बन जाएगा 1 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू x2। x2 को 1 की साइड लेकर जाएं तो ये बनेगा PS बाई P0 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। दोनों साइड नेचुरल लॉग लगाएं तो हो जाएगा ln PS बाई P0 इज इक्वल टू ln 1 माइनस x2। अगर माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं हम और इन लोग्स को उल्टा कर देते हैं, जो नेचुरल लॉग आपका जो नेचुरल लॉग PS बाई P0 था इसको हम लिखते हैं माइनस नेचुरल लॉग P0 बाई PS, और वो माइनस साइन फिर चला जाएगा राइट हैंड साइड में जो कि बन जाएगा माइनस ln 1 माइनस x2। अब जो ln 1 माइनस x2 है इसे इनफाइनाइट सीरीज का जब इसको एक्सपेंड किया जाता है तो ये बनता है माइनस x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस x2 क्यूब बाई 3 माइनस x2 की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। तो अब क्योंकि जो x2 है उसकी वैल्यू स्मॉल है तो इसकी जितनी भी हायर पावर्स होंगी वो तो और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगी,
इसलिए हायर पावर्स को अगर हम नेग्लेक्ट करें तो जो ln 1 माइनस x2 है इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ माइनस x2 तक, क्योंकि आगे जो हायर पावर है x2 स्क्वायर x2 क्यूब्स वो तो क्योंकि x2 जो है वो ऑलरेडी कम है, तो इसलिए जो वैल्यू कम होगी उसकी तो हायर पावर्स और भी ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो हमने आगे की जो हायर पावर है उसको छोड़ के जो स्टार्टिंग का बचा वो था सिर्फ माइनस x2। तो यहाँ से आपके पास आया माइनस ln 1 माइनस x2 इज इक्वल टू x2। अब इस माइनस ln 1 माइनस x2 की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन 7 में, तो ये बनेगा आपका ln p नोट बाई पी एस इज इक्वल टू x2। अब यहाँ से जो ln p नोट बाई पी एस इक्वल टू x2 आया, और एक हमने लास्ट पेज पे जो राउल्ट्स ला के जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से पहले की जो इक्वेशन छोड़ी थी दैट इज ln p नोट बाय ln p नोट बाय पी एस। Here is the equation ln p नोट बाय पी एस इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाई आर टी नोट स्क्वेयर इंटू डेल्टा एच एफ। तो हमारा जो ln p नोट बाई पी एस है लेफ्ट हैंड साइड में वो इक्वल टू आ गया है x2 के। इसका मतलब यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी x2 इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई आर टी नोट स्क्वेयर इंटू डेल्टा एच एफ। अब क्योंकि हमने निकालना तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसलिए डेल्टा टी एफ को लेफ्ट हैंड साइड रख के बाकी सारे टर्म्स राइट हैंड साइड में। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आर टी नोट स्क्वेयर अपॉन डेल्टा एच एफ इंटू x2। तो ये हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन है। इसको थोड़ा सा अगर और हम एक्सट्रापोलेट करना चाहें तो x2 को जब आप रिप्लेस करोगे n1 n2 की टर्म्स में तो x2 होगा आपका n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अगेन नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास बाय मोलिकुलर मास से जब आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो जो x2 है वो आ जाएगा W2 बाई M2 डिवाइडेड बाय W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। फर्दर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम W2 बाई M2 को इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी फाइनली दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आर टी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एच एफ इंटू W2 M1 डिवाइडेड बाय W1 M2। अब आपका जो ये डेल्टा टी एफ है ये हो गया आर टी नोट स्क्वायर अपॉन एल एफ। अब ये एल एफ क्या है? दिस एल एफ इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, या फिर इसको हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न पर ग्राम ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। एंड दिस एल एफ, क्योंकि जो एल एफ है वो हमने क्या लिया है, एल एफ को हमने ले लिया है डेल्टा एच एफ डिवाइडेड बाय M1। तो यहाँ से M1 भी चला गया और डेल्टा एच एफ भी चला गया, इनकी जगह हमने लिख दिया एल एफ। अब जो मोलैरिटी है सॉल्यूशन की, क्योंकि मोलैरिटी होती है W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1, तो इस डेल्टा टी एफ के एक्सप्रेशन में अगर हम मोलैरिटी इंट्रोड्यूस करना चाहें तो इक्वेशन बनेगी हमारी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आर टी नोट स्क्वेयर बाई एल एफ इंटू M बाई 1000। अब क्योंकि आर भी कांस्टेंट है, प्योर सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, और किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए जो एल एफ है वो भी कांस्टेंट और 1000 भी कांस्टेंट है। तो m को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम रिप्लेस करेंगे बाय के एफ। सो दिस डेल्टा टी एफ becomes equal to kf into m. So this is the expression that we have derived thermodynamically for the depression in freezing point. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का जो थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन है वो उनका बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो ये था हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें आपके अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जिसमें हमने 2 स्टडी करनी है, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों कवर हो चुके हैं। थैंक यू।